हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लेते। एक सवाल था, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज सल्फाइड ओर ऑफ अर्जेंटाइट, है ना? अर्जेंटाइट हो जाएगा, है ना? अर्जेंटाइट हो गया। एक मिनट का, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, which of the cation doesn't form precipitate of sulfite on passing H2S gas into its aqueous solution? हो गया बेटा? फेरिक, यस सर, फेरिक बाकी सब बना लेंगे। हो गया सर, हो गया, है ना बेटा? ओके। aqueous solution of hypo doesn't undergo chemical reaction with, Ag2S। किसके साथ केमिकल? Ag2S। बाकी सबके साथ बेटा रिएक्शन कर लेगा, है ना? ओके। और फिर है, ऑक्सीजन गैस इज रिलीज्ड ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड? ऑक्सीजन गैस बेटा कहाँ रिलीज होगी? इज रिलीज ऑन हाइड्रोलिसिस। XgF6 से तो ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी, SF4 से नहीं है, XgF4 आएगा, XgF4, है ना? फिर आगे लिखा हुआ, सेलेक्ट द कंपाउंड दैट प्रोड्यूसेस बोथ एसिडिक एंड बेसिक गैसेस ऑन इट्स हीटिंग। अमोनियम कार्बोनेट। अच्छा, एक और बात जरा सोचिए, बॉम्बे में भी बेटा एसिडिक है ना, लेकिन ध्यान दो, नहीं बेटा, डी में नहीं आएगा। डी में तो N2O बनेगा और A में N2 बनेगा। एक और बात देखिए, बी और सी में अंतर क्या है? बी और सी दोनों में बेटा एसिडिक गैस भी बनेगी और बेसिक ऑक्साइड बनेगी, लेकिन इन्होंने गैस बोला है ना, तो गैसेस में सी आ जाएगा, और बी में गैस नहीं बनेगी, सॉलिड आएगा, ऑक्साइड बन। यस सर, ऑक्साइड बन। ओके। विच ऑफ द 6 है अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस डजंट प्रोड्यूस कलर्ड बोरेक्स, कलर्ड बीट इन बोरेक्स बीट टेस्ट? कलर्ड कौन नहीं बना? लेड बनाएगा, है ना? साइनोकोबालामिन बनाएगा ना? यस सर, बनाएगा कोबाल्ट के कारण। ओके। फिर सब्जेक्ट 2 आ जाता है। सब्जेक्ट 2 में लिखा है, फाइंड आउट नंबर ऑफ केमिकल कंपाउंड्स फ्रॉम दिस वन which undergo chemical reaction with dilute HCl। तो dilute HCl के साथ कौन कौन रहेगा मैं आपको बता देता हूँ। पोटेशियम परमैंगनेट करेगा, सिल्वर नाइट्रेट, FeS, अमोनिया, अमोनियम नाइट्राइट, बेरियम सल्फेट नहीं करेगा, सोडियम नाइट्रेट नहीं करेगा। सोडियम नाइट्रेट बेटा क्यों नहीं करेगा? क्योंकि नाइट्रेट क्लास एक ग्रुप 2 का है ना। और बेरियम सल्फेट क्यों नहीं करेगा? क्योंकि बेरियम सल्फेट में डिसॉल्व होगा। NaClO में बेटा कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो जाएगी, है ना? NaCl में देखिए ये वाला रिएक्शन हो जाएगा, HCl प्लस NaClO, ये बन गया, यहाँ पर क्लोरीन बन जाएगा और प्लस वाटर आएगा। ओके। फिर FeCO3 भी रिएक्ट कर जाएगा। 7 आंसर आएगा। कोई डाउट तो नहीं बेटा किसी का इसमें? और एक सब्जेक्ट तो थोड़ा सा बेटर था, कोई आसानी था। कंसीडर गिवन आइडाइडो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन HgI2 प्लस KI एक्सेस में, और ये बेटा कंपाउंड बना है ना ऐसे KX-2, है ना? ये तो सर नेस्लर से सोच के लिया था, HgIX, है ना? तो यहाँ बेटा X की वैल्यू 4 आ जाएगी, सीधी बात है ना? 4 ही तो होगी ना, 4 आ जाएगी। And find out the numerical value of X पे Y upon A. Coordination number of Hg2 with respect to iodide in complex this one क्या हो जाएगा? 4। X की वैल्यू 4 आ गई, और इन्होंने लिखा है नंबर ऑफ आइडिस बॉन्ड एंगल इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिस वन, कितने कॉम्प्लेक्स? 6 आ जाएंगे। Y की वैल्यू 6 हो जाएगी, 4 से 2, है ना? टेट्राहेड्रल आएगा ना बेटा। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? HgI4 2 माइनस हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3 में एंगल बनेंगे 6। तो हमें बताना है 6 डिवाइडेड बाय 4 आ गया ना? 1.5 आएगा 6 एंगल की। अरे टेट्राहेड्रल में 6 एंगल आएंगे ना बेटा। 1.5 आएगा सर। 1.5 आ जाएगा। ओके। पेपर, हालांकि पेपर
ऐसा नहीं कि बेटा आसान था, ठीक था, एवरेज था, लेकिन तुम लोगों ने प्रैक्टिस कर थोड़ा कर लिया था, है ना, तो डांट वाट थोड़ी तुम लोग पड़ जाती तो ठीक हो जाते हो तुम लोग, क्यों? इजी था पेपर। डांट फटकार पड़ जाती है। हाँ, तो अब थोड़ा ठीक इसलिए लग गया हो। आपको बता दें, यही सवाल, इसमें कई ऐसे क्वेश्चन जो एडवांस लेवल के हैं, ठीक है ना? यस सर। तो मेंस के भी लेवल, हाँ, तो ओके बेटा, आपके यहाँ पर हमने आज डिस्कस कराना है क्वेश्चन 181 से ना? हेलो, यस सर। यस सर। क्वेश्चन 181, ओके बेटा, 181 बताओ बेटा। डाउट डाउट 180 इसमें बेटा सोडियम सॉल्ट लिखा हुआ है, सिल्वर नाइट्रेट को डाला गया, कलर्ड पीपीटी बन गया। तो जरा ये बताओ, एक सॉल्ट की रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट के साथ होती है और यहाँ पे कलर्ड पीपीटी मिल जाता है। हालांकि देखिए, जो भी पीपीटी कलर्ड है वो सिल्वर का है, ये तो श्योर है ना, आगे लिखा हुआ है। यस सर। इफ कलर्ड पीपीटी सॉल्युबल इन बोथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, यानी वो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में डिसॉल्व हो जाता है, इसका मतलब डिसॉल्व हो जाता है। देखिए, कलर्ड पीपीटी कौन कौन बनाएगा? सिल्वर ब्रोमाइड कलर्ड होगा, बोलिए, सिल्वर ब्रोमाइड कलर्ड है, सिल्वर आयोडाइड कलर्ड है, येलो। सिल्वर फास्फेट कलर्ड है, ये भी हटा दो, सब हटाओ। सभी पीपीटी सिल्वर के डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में डिसॉल्व हो जाते हैं, एक्सेप्ट AgCl, AgBr, AgI। इसका मतलब है ना, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो पीपीटी बना है या तो वो सिल्वर फास्फेट का होगा या सिल्वर क्रोमेट का होगा, इसके अलावा कोई होगा ही, दो ही तो बचे इसमें, और कोई नहीं बचा। सर सल्फाइड? सल्फाइड बेटा डिसॉल्व नहीं होता है, बस सॉरी, सल्फाइड डिसॉल्व होगा लेकिन अमोनियम में डिसॉल्व नहीं होगा, है ना, एक्सेस अमोनियम बेटा डिसॉल्व नहीं होगा। 82, 83, 84, 84 में ये मुझे लगता है रिपीट हुआ क्या क्वेश्चन। मैग्नीशियम नाइट्राइड है, इसका रिएक्शन वाटर के साथ हुआ और यहाँ बन गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया और अमोनिया गैस रिलीज हुई। तो ये हो गया P, ये हो गया Q, है ना, PQ, और Q एक्सेस में लिया गया, है ना, और ये नाइट्रेट आ गया, यानी यहाँ पर क्या बन जाएगा, जो है बेसिक मरकरी अमीडो नाइट्रेट, यानी HgO.HgNH2 नाइट्रेट, ये वाइट आ जाएगा। ठीक, तो कौन सा आंसर बनेगा? हाँ ना, QNR, अच्छा क्यू पूछा गया, क्यू हो गया, हाँ बॉम्बे, ओके। 85, 182 में क्या, BaCl2, however doesn't PPT is which of the following and doesn't produce PPT with BaCl2, however gives PPT with silver nitrate। PPT सिल्वर BaCl2 के साथ सल्फाइड हो गया, सल्फाइड, बहुत सिंपल है that। 85, Yes, sir, doubt. which of the following pair of cations can be separated by, तूने फिर वही सवाल पूछा, कितने सवाल इससे आ चुके हैं सर? ये तो बहुत रिपीट हुआ है, आगे भी है सर ये तो। हाँ, एल्कली मतलब बेसिक और एम्फोटेरिक में आ जाएगा, ए आ जाएगा आंसर। यस सर। 86, सर डाउट? बेसिक, एक मिनट, इन ग्रुप 5 बेसिक radical sodium bicarbonate is added instead of this one, and एक मिनट, sodium bicarbonate is added instead of ammonium carbonate and this one। कुछ नहीं मिलेगा बेटा, बाइकार्बोनेट डाल दोगे तो पीपीटी किसी का भी नहीं मिलेगा, है ना, सबके बाइकार्बोनेट सॉल्युबल होते हैं। मतलब 5th ग्रुप में अगर आपने सोडियम बाइकार्बोनेट डाल दिया तो सबके बाइकार्बोनेट बेटा सॉल्युबल होंगे, है ना। वार्मिंग बस ना करें, वार्मिंग करेंगे तो फिर पीपीटी मिल जाएगा। 87, सर 187। 87, सर 87 का बी और सी ऑप्शन। which of the following reagent can dissolve the precipitate, which of the following reagent can dissolve precipitate of HGS? BC में कोई भी नहीं का, एक मिनट, अमोनिया में डिसॉल्व नहीं होगा,
अमोनिया में डिसॉल्व नहीं होगा बेटा, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड में डिसॉल्व नहीं होगा, सोडियम सल्फाइड में डिसॉल्व हो जाएगा और कंसंट्रेट सिल्वर में डिसॉल्व नहीं होगा। आंसर दिल्ली आएगा। सर इसको पर बताएगा। HGS तो एक्वा रीजियन में सॉल्युबल होता है। हाँ सर एक्वा रीजियन में हाँ, होता तो है ना। एक्वा रीजिया में सॉल्युबल होता है बेटा, एक्वा रीजिया और Na2S2 में सॉल्युबल होता अच्छा ओके सर। है ना। 88 क्यों ऐसा होता है इसके बारे में बता भी चुका हूँ। 88, 89, 90, 91, 92। सर 92। पी कलर्ड सोल्यूशन है एयर, कलर्ड सोल्यूशन। देखिए इन्होंने कहा पहले कोई पी कलर्ड है, पहले कोई पी कलर्ड है, एयर की प्रेजेंस में क्यों हो जाता है, मतलब यानी उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, यानी एटमॉस्फेरिक एयर ऑक्सीडेशन में ही चेंज हो जाता है। ठीक है ना। फिर क्यूएस डाला और पीपीटी आ गया इनसॉल्युबल इन दिस। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कलर्ड पीपीटी है, जो आर बना हुआ है, इसका मतलब क्यू में जो केटायन है उस केटायन का हाइड्रोक्साइड ना तो अमोनिया में सॉल्युबल है और ना एल्कली में सॉल्युबल है, लेकिन क्यू का केटायन डी ब्लॉक का है, डी ब्लॉक का है, तभी वो कलर्ड सॉल्यूशन है। और तभी इसका मतलब हमको बताइए डी ब्लॉक का कोई ऐसा केटायन बताइए जो कलर्ड हो लेकिन अमोनिया में सॉल्युबल ना होता हो, बताओ। Hg। मैग्नीज। जी। है ना। Hg तो बेटा एयर में कोई फर्क नहीं है पड़ा। अब बचा क्या, आयरन ही आया। मैग्नीज तो कोई दिक्कत नहीं, मैग्नीज आएगा। ओके, देन क्वेश्चन 93 बेटा लिखा है, मैं समझा दो। इसमें लिखा गया है कि कोई सल्फाइड है, उसकी हाइड्रोलिसिस हुई, हाइड्रोक्साइड बना और गैस, तो वाई गैस यहाँ पर जानते हो क्या हुआ, वाई हो गया H2S गैस और Z यहाँ पर हो गया PbS, लेड सल्फाइड का पीपीटी बेटा बन जाएगा, है ना। और तो X केटन कैन नॉट बी, ए नहीं हो सकता बेटा, बाकी बी सी डी तीनों हो सकते, ए आएगा आंसर। ए इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आपको याद होगा अगर आप फेरिक की रिएक्शन कभी भी H2S के साथ कराएं या इवन अमोनियम सल्फाइड के साथ कराएं तो यहाँ पर क्या होगा, FeS का पीपीटी मिलेगा, इसके साथ तो रिएक्शन नहीं करेगा, इसके साथ FeS मिलेगा, तो कभी ये नहीं आपको मिलेगा Fe2S3 ये नहीं मिलेगा, नेवर। ठीक। क्वेश्चन 94, एक्सेस में रिमेन्स पीपीटी रिमेन्स इनसॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ KI। देखो इस पे क्या लिखा है बेटा, KI के साथ पीपीटी बनता है लेकिन एक्सेस KI में डिसॉल्व नहीं होता है, इसका मतलब 6th पीरियड का वो केटायन नहीं है। 6th पीरियड वाले केटायन के आयोडाइड डिसॉल्व हो जाते हैं, मरकरी हो जाएगा, लेड हो जाएगा, बिस्मथ हो जाएगा। इसका मतलब सिल्वर हो सकता है ना बेटा, कॉपर हो सकता है, लेकिन कॉपर में रिडॉक्स हो जाएगा बेटा। तो देन मेटल M कैन बी, ए नहीं हो सकता, बॉम्बे नहीं हो सकता, रिडॉक्स में आएगा। और Hg, एक मिनट, कॉपर बिस्मथ वाला डिसॉल्व होगा, Hg वाला डिसॉल्व हो जाएगा, इसका मतलब बी बॉम्बे ही बनेगा, फिर रिडॉक्स हो, मतलब मानना पड़ेगा हमें। ठीक। क्वेश्चन 95, सर डाउट। 95। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है, इज ऑक्सीडाइज विद Na2O2 फॉलोड बाय बॉइलिंग विद नाइट्रिक एसिड। ठीक है ना। Na2O2 का फंक्शन था क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग होगा एल्कलाइन मीडियम में, उसके बाद नाइट्रिक एसिड साथ बॉइल्ड किया गया। द रिजल्टेंट सॉल्यूशन इज देन ट्रीटेड विद अमोनियम मॉलिब्डेट। अच्छा बताओ बेटा, कोई मान लिया सॉल्यूशन है, अमोनियम मॉलिब्डेट के साथ ट्रीट किया गया और ये येलो आपको मिल गया, तो हमको ये बताइए अमोनियम मॉलिब्डेट किसका स्पेसिफिक रिएजेंट है। फास्फोरस, फास्फेट है ना, फास्फेट का है ना। तो बेस्ड ऑन अबव ऑब्जर्व एलिमेंट प्रेजेंट इन द गिवन कंपाउंड इज, फास्फोरस होगा बेटा।
इसका मतलब जानते हो क्या हुआ? फास्फोरस सबसे पहले हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में फास्फोरस रहा होगा, वो फास्फोरस कन्वर्ट हो गया फास्फेट में, फिर फास्फेट की रिएक्शन जब नाइट्रिक एसिड के साथ हुई तो ऑर्थोफास्फोरिक एसिड बना होगा। ऑर्थोफास्फोरिक एसिड ने अमोनियम मॉलिब्डेट के साथ कंबाइन करके बना लिया इसने क्या? फास्फो अमोनियम मॉलिब्डेट का येलो पीपीटी बन जाएगा। क्वेश्चन 96 97 96 97 बेटा कोई डाउट है? अच्छा 1 से लेके आगे तक किया तुम लोगों ने? नहीं किया? हेलो यस सर। हेलो यस लेना सर। ओके ओके यस सर। नहीं सर, अभी कर दो। क्वेश्चन 1 1 2 2 3 थर्ड इन्होंने लिखा है Third. मिक्सचर ऑफ सॉल्ट। Third. यस पहले क्वेश्चन 2 देखें। A mixture of solid NaCl, solid dichromate is heated with concentration। इसका टेस्ट हो गया, क्रोमाइल क्लोराइड का हो गया ना, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट हो गया। थर्ड में लिखा which of the following radical not liberate gas with this? ओके देखिए जिंक प्लस डाइल्यूट HCl ले लिया, बताइए इसका काम क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, इसका वर्क है रिड्यूसिंग, है ना? तो अगर इसका काम रिड्यूसिंग का है तो जानते हो क्या करेगा काम? देखिए अगर आपने सल्फाइड डाला हुआ है, सल्फाइड पे किसका काम करेगा? दोनों का, एक का? सिर्फ HCl का काम होगा या जिंक का भी काम आएगा? HCl। सिर्फ HCl का आएगा, H2S बनेगा। सल्फाइड पर दोनों का काम करेगा, H2S बन गया। कैलकाटा में दोनों का काम आएगा, नाइट्रेट है, क्या बन गया? अमोनिया। हमको बताइए अमोनिया अगर बन गया तो यहाँ पे क्या बनेगा? अमोनियम आयन बनेगा, मीडियम बेसिक है। और एसीटेट में किसका काम करेगा? सिर्फ एसिड का काम आएगा, एसिटिक एसिड बन जाएगा। गैस 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 नो गैस, तो ये आ जाएगा अमोनिएटेड। 4 में बेटा ऑक्सीडाइज कौन नहीं करेगा? H2SO4, है ना? कैसे याद रखोगे कि H2SO4 ऑक्सीडाइज नहीं करेगा? आप कैसे याद रखोगे कि कंसंट्रेट H2SO4 HCl को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता? क्यों बेटा? एक तरीका बड़ा अच्छा है। नहीं, हाँ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक और अच्छा बड़ा एक्सपेरिमेंट बता दो। जैसे अपन लोगों ने रखा था ना कि भाई यहाँ पर NaCl सॉलिड लिया और कंसंट्रेट H2SO4 हमने इसमें डाला, तो यहाँ पे गैस किसकी बनती? HCl की बनती। याद है ना, एक्सपेरिमेंट कराया था आपको? HCl बनता है ना अगर कंसंट्रेट, यस लेकिन ब्रोमाइड होता तो ब्रोमीन बनती, ब्रोमाइड में ब्रोमीन, आयोडाइड में आयोडीन। अगर यहाँ HCl क्लोरीन मिलती तो हम क्या कहते हैं कि HCl को इसने ऑक्सीडाइज कर दिया, है ना? क्वेश्चन 5 6 7 Doubt sir 7। 7th. aqueous solution of which of the following cation gives ppt with potash Lm? potash Lm में बेटा सल्फेट होगा ना, तो A कॉपर सल्फेट के साथ कंबाइन करेगा, सॉल्युबल, B सॉल्युबल, बेरियम पीपीटी देगा, बेरियम सल्फेट का पीपीटी आ जाएगा। क्वेश्चन 8 Sir, doubt. क्वेश्चन 8 में लिखा है इन्होंने, देखिए यहाँ पे 3 चीजें हैं, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है। तो पहले हम इसको क्या करें, किसमें पास करा दें? डाइक्रोमेट में, एस्टिफाइड डाइक्रोमेट में हम पास करा दे रहे हैं, तो ये बदल जाएगा सल्फेट में और अपना कन्वर्ट हो गया क्रोमियम 3 में। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में कोई चेंज नहीं आएगा, है ना? फिर ये बाहर आ गए। अब इसमें हम लाइम वाटर पास करा दें तो कैल्शियम कार्बोनेट आ जाएगा प्लस ऑक्सीजन आ गया, फिर पैरागैलोल आ गया,
O2 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप पहले अल्कलाइन पैरागैलोल ले लोगे तो तीनों रिएक्ट कर जाएंगे। ठीक है बेटा, तीनों रिएक्ट कर जाएंगे। क्वेश्चन 9 डाउट सर। 10 सॉल्ट सिल्वर नाइट्रेट येलो पीपीटी। बेटा ये आप बताओ हमको, येलो पीपीटी सॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ अमोनिया, तो ये अमोनिया में सभी येलो पीपीटी डिसॉल्व हो जाएंगे सिल्वर के एक्सेप्ट AgI। AgI डिसॉल्व नहीं होगा। ओके 10 11 10 तो बेटा उसका है ना, डजंट प्रोड्यूस ऑक्सीजन, नहीं मिलेगी यहाँ पे। ये फजान रूल का क्वेश्चन है बेटा, है ना। फेरिक ऑक्साइड्स SO2 plus SO3। 11 Sir, doubt. Na2O2 BaCl2 and this okay. X and Y are different sodium salts, तो X and Y are different sodium salts, then anion present। आपको हमें देखना ये है कि X और Y ऑक्सीडाइज्ड है, X ऑक्सीडाइज्ड नहीं है, तो A तो हो नहीं सकता। बॉम्बे में थोड़ा उम्मीद लग रही है हमको ऑक्सीलेट पे, लेकिन आगे इन्होंने कह दिया इनसॉल्युबल इन डाइल्यूट HCl। अगर हम X को ऑक्सीलेट ले लें तो Y हो जाएगा कार्बोनेट, और Y कार्बोनेट हो जाएगा तो Z होगा बेरियम कार्बोनेट डाइल्यूट HCl में डिसॉल्व होगा। इसका मतलब C होगा, C X सल्फाइड Y सल्फेट Z बेरियम सल्फेट इनसॉल्युबल। इन्होंने लिख दिया इनसॉल्युबल इन डाइल्यूट HCl, यहीं से देख लो यार, कोई सल्फेट हो तो ले, उसी को उठा लें हम। क्वेश्चन 12 कलरलेस बेटा कौन आएगा, बेरियम सल्फेट। कोबाल्ट क्लोराइड ब्लू होगा, ठीक है ना, कोबाल्ट क्लोराइड ब्लू होगा। क्वेश्चन 13 Sir, हाँ 13 13 को जब वाटर में डालोगे तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, क्लोरीन प्लस वाटर एंड दिस गिव्स HCl प्लस HClO। फिर उन्होंने कहा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ P इज लेस, तो यानी P हो गया, ये Q हो गया। अब unwarming P can form deep red color with CrO3। P को अगर हम CrO3 के साथ हीट करें तो यानी क्रोमाइल क्लोराइड बनने की उम्मीद के बारे में बात की गई। हो तो सकता है। X exhibit ब्लीचिंग प्रॉपर्टी, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर है, सही है, ब्लीचिंग एजेंट काम कर सकता है, ब्लीचिंग एजेंट का काम कर सकता है। MnO2 कैन चेंज P इनटू क्लोरीन, सही है, अगर MnO2 यहाँ पे डाल दें तो ये क्लोरीन बन जाएगा, सही है। P reacts H2S while Q does not, गलत हो गया बेटा। HCl ये H2S के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, H2S के साथ नो रिएक्शन, जबकि ये रिएक्ट कर जाएगा, H2S को ऑक्सीडाइज कर देगा सल्फर में। 15 सर ब्लीचिंग प्रॉपर्टी क्या होता है, मतलब ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होती है, जैसे मान लीजिए ये HCl है, HClO आ गया, ये कलर्ड मैटर आ गया, कलर्ड मटेरियल हो गया, इसको डीकलराइज कर देगा, कलरलेस प्लस HCl। एक्चुअली जो कलर सब्सटेंस होते हैं उसमें जो डाइज होती है वो क्या करते हैं, डाइज में सर्टेन क्रोमोफोरिक ग्रुप होते हैं, तो वो क्रोमोफोरिक ग्रुप क्या होंगे, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, कलर देना बंद कर देते हैं। ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होने पर कलर देना बंद कर देते हैं। क्वेश्चन 15 Sir, 15 में 14th का B. 14 का बी में बेटा डिस्कम्प्रोपोर्शन नहीं होगा, क्योंकि ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड में ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर नहीं है, एक में ऑक्सीडाइजिंग दूसरे में रिड्यूसिंग होना चाहिए, ठीक है ना। देन क्वेश्चन 15। अच्छा, अब अगले क्लास में आप लोग 30 क्वेश्चन और बढ़ा लो, यानी आप करके लाओगे कहां तक, 45 तक करा देंगे या ठीक है। और फिर है ना,
45, फिर उसके बाद दिस वन, और फिर एक्सरसाइज 1 के बाद स्टूडेंट्स, हेलो, ये Yes, sir. एक्सरसाइज 1 खत्म हो Yes, sir. जाने के बाद मैं आपको एस ब्लॉक एनसीईआरटी का रीड करा दूंगा, ठीक है ना? Yes. एनसीईआरटी का एस ब्लॉक रीड करा दूंगा, ठीक है? आप लोग एनसीईआरटी लेके बैठना, तो ये जो टाइम अभी हम डिस्कशन में दे रहे हैं वो एनसीईआरटी में ले लेंगे, ठीक है? एस ब्लॉक Yes. इस तरीके से, ठीक है सर। हाँ 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा एस ब्लॉक। ओके, अब हम पढ़ा देते हैं स्टूडेंट्स। अच्छा, पिछले क्लास में हमने आपको बेटा कंसंट्रेशन में बता दिया फिजिकल वाला मेथड, जिसमें ग्रेविटी सेपरेशन बता दिया है ना, मैग्नेटिक बता दिया, फ्लोटेशन बता दिया, और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक भी थोड़ा बताया होगा, हालांकि कोई बहुत Yes, इंपॉर्टेंट नहीं है ना? Yes, sir. आज हम केमिकल मेथड बात करेंगे, है ना? कंसंट्रेशन बाय केमिकल मेथड। सर आप मेटलर्जी के पूरे नोट्स कब भेजोगे? अरे बेटा, हमारा मोबाइल काम नहीं कर रहा है, वो बंदा मिला भी नहीं आज हमारे को, नहीं भिजवा देते हैं ना? सीट भी नहीं है, फिनिक्स ऐप पे सीट है कि नहीं? नहीं है सर। शीट तो वो नहीं है सर। कुरियर से आ गई थी सर। हाँ हाँ, उससे सर, सर exercise थ्योरी शीट वाली नहीं है। आई है कोई। सर कुरियर। वैसे कुरियर पे लोगों ने भेज तो दिया था, हमसे आज बात की थी, उन्होंने कहा सर हमने कुरियर सर, सब भेज theory दिया। सर वो थ्योरी एक्सरसाइज शीट वाली नहीं है। भेजा, एक्सरसाइज शीट भेजा अच्छा है। हाँ सर। अच्छा, एस ब्लॉक की भी कोई सीट आई कि नहीं आई? नहीं आई है सर। एस ब्लॉक आई है। हाँ, ये आई है सर, एस ब्लॉक की आई है। प्रॉब्लम वाली थियोरी वाली हाँ नहीं, सर। थ्योरी वाली नहीं आई theory ना? नहीं। सेम ही है सर, उसमें थ्योरी भी है, प्रॉब्लम भी है, दोनों ही है। हाँ सर सर। वो दोनों एक ही 2-3 है। बार में उन्होंने भेजा है ना, तो 1-2 बार में कुछ शीट गई है, कुछ नहीं हो गई है, ऐसा हुआ। उसमें क्या है बेटा, शुरुआत में एस ब्लॉक में थोड़ी थ्योरी है, अच्छा, और बाद में उसमें एक्सरसाइज 3-4 एक्सरसाइजेस हैं, है ना? वो एक्सरसाइज है, उसमें ऐसा दिया होगा। कंसंट्रेशन सर ये मेटलर्जी की प्रैक्टिस टेस्ट कर ले। मेटलर्जी का प्रैक्टिस टेस्ट है कहाँ? हाँ ये सर PT1, पहले अभी स्टेप के देंगे बाद दिया हुआ है। प्रैक्टिस, अभी हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसको कर लो, या जब प्रैक्टिस टेस्ट जो मिल जा रहे हो कर डालो, प्रैक्टिस अगर 1 हो जा रहा हो तो कर डालना उसको। शुरुआत में तो और पे बेस्ड है। कंसंट्रेशन ऑफ और बाय केमिकल मेथड्स। और इसको बेटा हम लोग कहते हैं लीचिंग, ठीक है ना? लीचिंग कहते हैं। इट इज commercially used in the extraction of silver, gold, aluminium। बेटा इसको जो केमिकल मेथड है इसको हम लीचिंग कहते हैं, और इस मेथड को यूज किया जाता है सिल्वर, गोल्ड और एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन में, ठीक है ना? तो आज हम सबसे पहले बेटा डिस्कस करेंगे कि सिल्वर और गोल्ड में इसको किस तरीके से यूज होता है, ठीक? तो यहां इलस्ट्रेशन ले रहा हूं, इलस्ट्रेशन, एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर, गोल्ड by MacArthur Forest method or by cyanidation। ये बेटा सिल्वर और गोल्ड का जो एक्सट्रैक्शन है वो किया जाता है एक मेथड से जिसका नाम है मैकआर्थर फॉरेस्ट मेथड। मैंने थोड़ा गलत स्पेलिंग लिख दिया, फॉरेस्ट है, मैकआर्थर फॉरेस्ट, ठीक है ना? मैकआर्थर फॉरेस्ट मेथड, इसी मेथड को हम साइनाइडेशन भी कहते हैं। अच्छा,
हमको ये बताइए सिल्वर का मेन और कौन है? अर्जेंटाइट, अर्जेंटाइट, है ना? यस। अच्छा, तो सिल्वर का मेन और क्या है? अर्जेंटाइट Ag2S। इसी को सिल्वर ग्लांस भी कहते हैं, अर्जेंटाइट, इसी को सिल्वर ग्लांस भी कहते हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्या करें बेटा, सिल्वर सल्फाइड आपको याद होगा कि ये अमोनिया में डिसॉल्व नहीं होता, हाइपो में डिसॉल्व नहीं होता है। क्या होता है? नहीं होता। नहीं होता। नहीं होता है तो सर। हमने क्या किया, इसमें सोडियम साइनाइड डाल दिया, सोडियम साइनाइड का सॉल्यूशन डाल दिया। और सोडियम साइनाइड का सॉल्यूशन डालने के बाद, ठीक है ना, डाइल्यूट सॉल्यूशन, और फिर इसको हमने क्या किया, एयर की प्रेजेंस में, बोलो कॉम्प्लेक्स क्या बना, बोलो क्या बनेगा बेटा? NaAgCN twice। AnCN होल ट्वाइस एंड प्लस Na2S बन गया, प्लस Na2S। तो ये जो ऑक्सीजन हमने लिया है ना, इस ऑक्सीजन का बेटा काम क्या होगा कि ये ऑक्सीजन इसको ऑक्सीडाइज कर देगी Na2S को सल्फर में, और फिर ये क्या होगा, ये फर्दर ऑक्सीडाइज किस में हो जाएगा? सोडियम सल्फेट में हो जाएगा। तो एयर से हमारा फायदा क्या होगा? आपको याद होगा कि जब कोई कॉम्प्लेक्स बनता है तो इक्विलिब्रियम में बनता है, बोलो बनता है ना? जब भी कोई जो भी कॉम्प्लेक्स बनता है तो इक्विलिब्रियम में बनता है। तो जो ओर है ना, ये ओर ये वाटर सॉल्युबल में बदल गया और सोडियम सल्फाइड बना, यानी इस इक्विलिब्रियम को इरिवर्सिबल बनाना, इसलिए हमने एयर पास करा दिया। एयर के पास कराने से क्या हुआ, सोडियम सल्फाइड ऑक्सीडाइज हुआ, इसलिए इक्विलिब्रियम वन डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, है ना? और इसको हम बेटा कहते हैं लीचिंग एजेंट बोलते हैं, लीचिंग एजेंट। तो इसको जानते हो हम लोग क्या बोलेंगे? the whole silver of argentite ore has been leached out in the form of water soluble cyanocomplex। यानी लीचिंग का मतलब क्या? डिसॉल्व आउट, डिसॉल्व आउट, है ना? तो यानी इस मेथड में जानते हो हम क्या करेंगे? अब एक काम और करते हैं, रुको एक चा पहले हम बता दें और एक चीज। एक सिल्वर का और आता हॉर्न सिल्वर, हॉर्न सिल्वर, इसमें हम सोडियम साइनाइड डाल दें, क्या बन जाएगा? NaAgCN होल ट्वाइस प्लस NaCl। एक एलिमेंटल सिल्वर भी होता है बेटा, एलिमेंटल सिल्वर प्लस NaCN plus water plus air, and this gives NaAgCN whole twice plus NaOH। बेटा यहां पर एयर का क्या रोल है? जो ये हमने नेटिव ओर जो लिया है, ध्यान दे, इस नेटिव ओर में एयर का क्या रोल है? आपको याद होगा कि सिल्वर हाइड्रोजन से लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो जब तक सिल्वर आयन में कन्वर्ट नहीं होगा, जब तक सिल्वर आयन में कन्वर्ट नहीं होगा बेटा साथ कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा। तो द रोल ऑफ एयर इज टू ऑक्सीडाइज एलिमेंटल सिल्वर इनटू सिल्वर आयन। आप देखो यहां पर आ गया ना, बन गया सिल्वर 1 आ गया। देखो अलग अलग रोल है, यहां पर ये ऑक्सीजन सिल्वर को ऑक्सीडाइज कर रहा, या ये वाला एयर या ऑक्सीजन सोडियम सल्फाइड को ऑक्सीडाइज कर रहा है। अच्छा, अब एक मान लिया गोल्ड है, गोल्ड का नेटिव और आ गया, प्लेसर गोल्ड है या वेन गोल्ड है ना, प्लस सोडियम साइनाइड प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पे बन जाएगा NaAgCN होल ट्वाइस प्लस NaOH। तो यानी सबसे पहले, अभी तक हमने सबसे पहले बेटा क्या किया? द ओर वाज ट्रीटेड विद
sodium cyanide so that the whole silver, whole gold has been converted into water soluble cyanocomplex. और अब एक काम करें, इसको फिल्टर कर ले। तो फिल्टर करने पर क्या होगा बेटा, जो गैंग है वो सिलिका के, वो साइनाइड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, तो फिल्ट्रेशन से क्या हो गया, वो बाहर हो गया। ये था, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट। सर आपकी आवाज खट खट के आ रही है। अच्छा अच्छा, ओके। डिस्प्लेसमेंट बाय जिंक पाउडर। हेलो हेलो, Yes, sir. यस सर। आवाज आ रही ठीक से? हाँ बस सर, बढ़िया है। ओके। Zn Cn whole 4 2 minus plus twice Ag twice Au Cn whole twice minus plus zinc Zn Cn whole 4 2 minus plus 2 Au। ओके, तो बेटा इस मेटलर्जी में किया क्या, आपको समझ में आ रहा होगा। पहले हमने क्या किया, मैं पूरा बोलता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ores of silver and gold were treated with a suitable reagent so that the silver and gold can be converted into water soluble compound। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, now more electropositive metal is added into it, silver and gold क्या होंगे, डिस्प्लेस होंगे। तो ये कहलाता है मेटल डिस्प्लेसमेंट, मेटल डिस्प्लेसमेंट स्टेज। और बेटा ये जो इससे पहले वाला स्टेज था, ये क्या था, ये था लीचिंग स्टेज। क्या था, लीचिंग। Teaching state. लीचिंग स्टेट। अच्छा, इसी को बेटा हाइड्रोमेटलर्जी भी कहा जाता। क्या कहा जाता, हाइड्रोमेटलर्जी। हाइड्रोमेटलर्जी क्यों कहा गया, क्योंकि यहां पर क्या हुआ कि हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करा रहे हैं उसके एक्वस सॉल्यूशन से बाय मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड। हाइड्रोमेटलर्जी भी कहा जाता है इसको, है ना। तो इसमें हुआ लीचिंग फॉलोड बाय मेटल डिस्प्लेसमेंट। लीचिंग followed by metal displacement, hydrometallurgy। ठीक, तो ये सिल्वर का एक्सट्रैक्शन हो गया। इसके बाद हम बेटा आपको बताएंगे आज एल्यूमिनियम के बारे में, है ना। सर पिछला स्लाइड दिखा देंगे एक बार। वन मिनट। प्यूरिफिकेशन ऑफ ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम। जैसे आप स्लाइड बदलो सब बता दिया करो। अच्छा आप लोग, ओके चलो नोट करो इसको। लीचिंग फॉलोड बाय मेटल हो गया पहला वाला। Yes, sir. ये वाला लिख लिया सब लोगों ने, हो गया। Yes, sir. दूसरा हो गया, तीसरा चलो ओके। प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्यूमिनियम, ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम। बेटा एल्यूमिनियम के दो मेन ओर हैं। मेन ओर क्या है इसका, बॉक्साइट, ऑक्साइड है ना। बॉक्साइट है ना। बॉक्साइट का फार्मूला क्या होगा, Al2O3 Al2O3 डॉट टू वाटर। और यहां आपको बता दें बेटा,
आज जो भी मेटल ऑक्साइड ओर के फॉर्म में मिलते हैं तो उन ऑक्साइड ओर के साथ साथ उनके हाइड्रोक्साइड भी मिलते हैं, क्योंकि Al2-3 जो मिला है बेटा, Al2-3 का सोर्स क्या होगा? पहले एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना होगा, ठीक है ना? जैसे आज हेमेटाइट है तो ऐसा नहीं Fe2-3, हेमेटाइट के साथ साथ आयरन का हाइड्रोक्साइड भी रहा हो मिलेगा। ये जेई में एक बार क्वेश्चन भी आ चुका है, ठीक है ना? तो फिर मैं बोलता हूं कि जो मेटल के ओर आज ऑक्साइड के फॉर्म में बेटा मिलते हैं इस और साथ ही साथ उनके हाइड्रोक्साइड भी मिलेंगे। अच्छा बेटा, बॉक्साइट दो टाइप का होता है, टाइप्स ऑफ बॉक्साइट दो और हैं। एक यहां पर है रेड बॉक्साइट, और एक बेटा यहां पर व्हाइट बॉक्साइट, ठीक है ना? तो जो रेड बॉक्साइड है वो क्यों बेटा उसका कलर रेड जानते हो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ हैविंग इम्प्योरिटी ऑफ Fe2O3। Fe2O3 की इम्प्योरिटी प्रेजेंट होने के कारण वो रेड दिखता है। looks red due to major impurity of Fe2O3. It has no specific color. It contains major impurity of silica, ठीक है ना बेटा? इसमें सिलिका की मेजर इंप्योरिटी होगी, ठीक। अच्छा, इसको बेटा प्योरीफाई हम कैसे करते हैं ना? मेथड्स, used for purification। इसके लिए बेटा एक मेथड आता है बेयर्स प्रोसेस, है ना? बेयर्स प्रोसेस, और दूसरा आता है हॉल्स प्रोसेस, और इसमें बेटा आता है मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन। इसमें एक ही मेथड आता है, वो है सरपेक्स प्रोसेस। ठीक, सरपेक्स प्रोसेस। तो इन सबको बेटा आज ही डिस्कस करते हैं, तीनों मेथड को आज ही हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे काम करेंगे। समझ गया ना? बॉक्साइट दो टाइप के होते हैं, रेड बॉक्साइट एंड व्हाइट बॉक्साइट। रेड बॉक्साइट क्यों दिखता है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ Fe2O3, Fe2O3 और बेयर्स और हॉल्स प्रोसेस। ठीक है, अब मैं स्लाइड चेंज करूंगा, आप लोग करूं? यस सर। ओके ओके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेयर्स प्रोसेस। Bayer's process. It is based on leaching. Based on leaching. ये बेटा लीचिंग पर बेस्ड है ना? लीचिंग, ओके। तो बेटा जो रेड बॉक्साइट है, रेड बॉक्साइट का कंपोजिशन है
Al2O3.2 वाटर, इसमें बेटा Fe2O3 भी मिलता है, कुछ सिलिका भी मिलता है, ठीक। इसके अलावा टाइटेनियम भी मिलता है, TiO2 भी मिलता है, एंड प्लस 0.05 से 0.2% तक V2O5 भी मिलता है। ये जानना इसलिए जरूरी है कि जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, एनसीईआरटी में बेटा जहाँ कंसंट्रेशन दिया हुआ है, जब ऐसे उसको आप पढ़ोगे ना, तो उसमें उन्होंने देखो ये दिया, TiO2 बताया है कि TiO2 मिलता है, V2O5 नहीं बताया है। TiO2 मिलता है, सिलिका मिलता है, Fe2O3 मिलता है। अच्छा, अब देखिए इसका करेक्टर क्या क्या है। Al2O3 एम्फोट्रिक है, Fe2O3 बेसिक है, सिलिका एसिडिक है, TiO2 एम्फोट्रिक है, V2O5 एम्फोट्रिक है ना। तो एक काम करें, इसको सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं, हीटेड या डाइजेस्टेड वर्ड लिखा, हीटेड ऑब्लिक डाइजेस्टेड, डाइजेस्टेड with concentrated NaOH solution at 30 to 35 atmospheric pressure and filter। और बेटा फिल्टर कर देते हैं। बताओ रेजिड्यू में कौन मिलेगा और फिल्ट्रेट में कौन मिलेगा? बताओ बेटा। Fe2O3 बेटा हाँ, Fe2O3 रेजिड्यू में आ जाएगा क्योंकि वो बेसिक है ना। Fe2O3 बेटा बेसिक है तो वो रिएक्ट नहीं करेगा NaOH के साथ, Al2O3 रिएक्ट कर लेगा। Al2O3 रिएक्ट करके क्या बनाएगा? सोडियम मेटालुमिनेट NaAlO2, ये बनेगा ना। हेलो, इसको बनाने के ऐसे Yes. सोचिए ना, जैसे हमने कहा था ना, Al2O3 ले लीजिए और प्लस NaOH ले लीजिए। प्रोडक्ट बनाना आपको बताओ बेटा कैसे बनेगा। एल्यूमिनियम एनानिक पार्ट में गया +3 O2- और Na आ गया, ठीक, ऐसे बन गया। N प्लस वाटर जैसे आ गया, ठीक, ये प्रोडक्ट बन गया। अच्छा, तो अब इसके बाद NaLO2 बन गया बेटा। सिलिका किसके साथ रिएक्शन करेगी? सोडियम सिलिकेट बन जाएगा। अच्छा, TiO2 यहाँ पे सोडियम टाइटेनेट बनेगा, लेकिन मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूं, कोई मतलब नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट जॉब जानते हो क्या होगा कि सोडियम मेटालुमिनेट से हम क्या कर ले, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना ले। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, डाइल्यूटेड with excess of water and carbon dioxide gas is passed and solution is seeded by freshly prepared aluminum hydroxide and filter। तो बेटा पीपीटी में आपको मिल जाएगा, यहाँ पे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिल गया, और इसको लगभग हम हीट करते हैं स्टूडेंट्स 1000 डिग्री सी पर से लेके 1200 डिग्री सी पर आपको अल्फा Al2O3 मिल जाता है, और फिल्ट्रेट में आपको मिलेगा
सोडियम सिलिकेट मिल जाएगा। ओके, देखिए बेटा सब क्या हुआ यहाँ पे, दोबारा देखें यहां तक। तो यहां के क्या क्या लिखा मैंने, देखिए इसमें हमने क्या किया, खूब सारा पानी डाल दिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कर दिया और सोल्यूशन वाज सीडेड बाय। चलो ये बात की बात है, पहले हम आपको ये समझाएं कि इसको देखिए, जैसे बेटा हमने कहा कि Al2O3 है, Al2O3 की रिएक्शन अगर हम NaOH के साथ कराएं तो क्या बनेगा, ठीक है ना, प्लस NaOH, और इसके साथ मैंने इसको हीट किया, बोलो क्या प्रोडक्ट बनेगा, NaAlO2 मिलेगा। और अगर मैं इसके साथ रिएक्शन ऐसे कराता हूं रूम टेम्परेचर पर, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, ठीक है, पीपीटी मिल गया। अब हमने क्या किया, एक्सेस NaOH ले लिया, डिसॉल्व हो जाएगा AlOH होल 4 माइनस, ठीक, सॉल्युबल हो गया। अगर हम इसको हीट कर दें तो वापस ही मिल जाएगा। वो समझ में आ रहा है बेटा? अगर मैं इसको हीट करूं तो यहाँ वाटर निकल जाएगा, मिल जाएगा बेटा, है ना। चलो यहाँ पे Na बना दो, यहाँ पे है ना Na, इसको हटा दो, ओके बन गया। अच्छा अब बेटा, अब हमें क्या करना, सुनो ध्यान से, हमारे पास ये है, हमारे पास ये है, हमको वापस यहां आना है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हमें ऑब्टेन करना है। क्या करूं, सबसे पहला काम क्या करूं, इसमें तो पानी डाल दो हपक के, वाटर डाल दो, एक्सेस वाटर। बेटा जब एक्सेस वाटर डालेंगे तो हाइड्रोलाइज होगा, हाइड्रोलाइज हो जाने पर क्या है भाई, यहां पर एक एल्यूमिनियम है और इसके साथ 2 ऑक्साइड हैं, जैसे इसमें वाटर बेटा पड़ेगा तो क्या होगा, ये OOH में बदल जाएंगे ना। हमने आपको बताया था एक ऑक्साइड को पानी के साथ रिएक्ट करोगे तो 2 हाइड्रोक्सिल मिलेंगे, याद है ना आपको? हेलो यस हेलो, हाँ ना, अच्छा ये हाइड्रोक्साइड मिल गया। अब यहां तक पहुंच गए, यहां तक आ गया, अब वापस हमें यहां से यहां आना है, यहाँ पे तो क्या करूं कि बेटा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हमें मिल जाए, एसिड डाल दूं, क्या डाल दूं, एसिड। लेकिन ध्यान दो, ऐसा एसिड डालो जो एसिड, ऐसा एसिड डालो जो एसिड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन ना करे। मतलब देखिए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड खुद एम्फोट्रिक है, मतलब खुद एसिड भी और खुद बेस भी है, तो ऐसा एसिड डालिए जो एसिड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ न रिएक्शन करे, इसलिए हमने यहां कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करा दिया। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बेटा पास कराएंगे तो जानते हो क्या होगा, ये जो एक्सेस NaOH है वो मैं न्यूट्रलाइज कराना चाहता हूं, उसको न्यूट्रलाइज करा दिया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का पीपीटी बन गया, ठीक है ना, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का पीपीटी आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक। अच्छा फिर इतना मिल गया यहाँ पे। अब देखिए वापस हम लौट आते हैं अपने पेज पर, ये यहाँ पर आ गया, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, इतनी बात बेटा समझ में आई। एक और आगे हमने पॉइंट लिखा है, ये एनसीईआरटी में भी लिखा है, इट इज सीडेड बाय फ्रेशली प्रिपेयर्ड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एक्चुअली हम चाहते हैं कि इस मौके पर पूरा का पूरा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हमें मिले। एक्चुअली एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कोलाइड फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, किसमें,
कोलाइड बन सकता है। आपने पढ़ा होगा ना कि एक पेप्टाइजेशन एक टर्म आता है। हेलो यस सर। बेटा, पेप्टाइजेशन आपने पढ़ा नहीं? पेप्टाइजेशन में सर ने बताया होगा कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी इज कन्वर्टेड इनटू कोलाइडल फॉर्म। अगर हमने NaOH को डालकर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का पीपीटी बना लिया है, तो अगर थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा अगर पड़ जाएगा तो ये भी हो सकता है कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का पेप्टाइजेशन हो जाएगा बाय एड्सॉर्प्शन ऑफ द OH- और वो कोलाइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर हम बाहर से एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड डाल देंगे तो जानते हो क्या होगा? अब पेप्टाइजेशन रुक जाएगा। तो यहां पर मेन फंक्शन बेटा क्या है कि पेप्टाइजेशन को रोकने के लिए हमने एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को डाला है और पीपीटी आपको मिल जाएगा। ठीक है ना? पीपीटी आपको मिल गया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और फिर यहाँ पर इसको 1000 डिग्री सी पर हीट करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा अल्फा Al2-3, और फिल्ट्रेट में आ जाएगा सोडियम सिलिकेट मिल जाएगा इस तरीके से। अच्छा, Al2-3 दो फॉर्म में मिलता है, एक अल्फा, दूसरा होता है गामा। एक होता है अल्फा, दूसरा होता है गामा फॉर्म। तो गामा फॉर्म एमार्फस होता है और जो अल्फा फॉर्म होता है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है। तो हमें क्रिस्टलाइन फॉर्म चाहिए। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है? बेयर प्रोसेस में लीचिंग एजेंट कौन है? बोलिए, लीचिंग एजेंट बोलिए कौन हुआ? NaOH। लीचिंग एजेंट मैं यहां लिख दे रहा हूं NaOH। ये लीचिंग हो गया। अच्छा, दूसरी बात, कार्बन डाइऑक्साइड क्यों लेते हैं, HCl क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि HCl एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाएगी, है ना बेटा? और ठीक है ना, बेयर प्रोसेस किसके लिए यूज करते हैं? रेड बॉक्साइड के लिए यूज करते हैं। ये दो तीन बातें हैं। हालांकि ये प्रोसेस इतना नहीं पूछते हैं लोग, है ना? ये प्रोसेस है। कोई डाउट क्वेश्चन? आगे बढ़े बेटा। नेक्स्ट हम आपको बताने जा रहे हैं हॉल्स प्रोसेस। इसको मैं चेंज करूं स्लाइड? यस हेलो, सर। ओके। सर इसके पीछे वाले हॉल्स प्रोसेस, एक मिनट। हॉल्स प्रोसेस, it is used for, लेकिन तो मैं लिख चुका हूं, प्योरिफिकेशन रेड बॉक्साइड के लिए हो। एक मिनट। इट इज नॉट बेस्ड ऑन लीचिंग। ये बेटा लीचिंग पर बेस्ड नहीं। अच्छा, ये खास बात इसके साथ में, लीचिंग के पर बेस्ड यहां पर नहीं है। ये था ना, ये रेड बॉक्साइड के लिए होगा, रेड बॉक्साइड के लिए होगा बेयर्स एंड बेयर्स मैंने पढ़ा दिया। अब हॉल्स पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक, ओके। और लीचिंग में बेस्ड नहीं, तो यहां पर क्या होगा? रेड बॉक्साइड, देखिए अंतर क्या है आप लोग देखिएगा। रेड बॉक्साइड में मिलेगा आपको Al2O3.2 वाटर प्लस Fe2O3 प्लस SiO2 प्लस सिलिका हो गया TiO2 प्लस 0.05 से 0.2% V2O5, है ना? देखिए इसमें क्या लिया गया बेटा? इट इज heated with molten sodium carbonate and reaction is carried out in molten
फेज। बेटा इसमें और बेयर प्रोसेस में अंतर क्या है बेटा? लीचिंग बोलो नहीं है। बेटा। हाँ, इसमें बेटा नहीं है। एक्वस नहीं, यहाँ पर वहां मैंने NaOH लिया था, यहां मैं सोडियम कार्बोनेट ले रहा हूं। वो एक्वस फेज में हुई, ये मोल्टेन फेज में हुई, बाकी और कोई अंतर नहीं, कोई भी अंतर नहीं, है ना। अब जब रिएक्शन हो जाएगी, है ना, नाउ व्हेन रिएक्शन इज ओवर, व्हेन रिएक्शन इज ओवर, है ना, प्रोडक्ट is treated with water and filter। मतलब प्रोडक्ट को हम वाटर के साथ ट्रीट करेंगे और फिल्टर कर लेंगे। तो रेसिड्यू में क्या आ गया? Fe2O3, और फिल्ट्रेट में जाएगा NaO2 और प्लस सर ये मेथड शीट में नहीं है? क्या बेटा? ये मेथड शीट में नहीं है क्या? ये सोडियम सल्फेट ने सीट में होगा ना, लास्ट में दिया होगा। मेटलर्जी का सीट आपके पास है, मेटलर्जी का सीट है तो बेटा ये मैं थोड़ा सा मैं उसकी इंडिविजुअल मेटलर्जी का पार्ट ले लिया हूँ, मुझे वहां को पढ़ाने कम पड़ेगा। ये अगर जिन बच्चों के पास मेटलर्जी की शीट है तो वो लोग इसको एल्यूमिनियम की मेटलर्जी में देखेंगे, लास्ट में जहां पे मेटलर्जी खत्म हो रही है थ्योरी, वहां उससे पहले मिल जाएगी, है ना। अच्छा सुनो ध्यान से इधर बेटा, इतना मिलने के बाद फिर आगे हम लोग क्या करेंगे? वही फॉलो करेंगे जो हमने बेयर प्रोसेस में फॉलो किया था, है ना, है ना। सेम एज इन बेयर्स प्रोसेस। इसको बेटा रिएक्शन फॉर्म में ना लिख के मैंने क्या किया, इसको ऐसे एक्सप्लेन कर दिया। एक काम करिएगा, आप एनसीईआरटी देख लीजिएगा। हालांकि आपको बता दें बेयर प्रोसेस ही क्योंकि एनसीईआरटी में सिर्फ बेयर प्रोसेस दिया, हॉल्स प्रोसेस नहीं, सरपेक्स प्रोसेस नहीं, इसलिए आप लोग बेयर सर, आवाज प्रोसेस बहुत कट रही है। तैयार मतलब फोकस में। आवाज कट रही है सर कट रही है। ओके 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 ओके। हेलो स्टूडेंट, आवाज सही आई? यस हेलो सर। बेटा, मतलब मैं यूं कह रहा था इससे आप लोग कि बेयर प्रोसेस पे ही फोकस करिएगा, क्योंकि वही आपके मेन सिलेबस में एनसीईआरटी में भी है। सरपेक्स प्रोसेस या हॉल्स प्रोसेस के बारे में ऐसा कुछ पूछा नहीं गया है ना। इसके बाद बेयर प्रोसेस वैसे आ जाएगा। अब इसको नोट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे बढ़ूंगा बेटा नेक्स्ट सरपेक्स प्रोसेस में। हो गया बेटा? यार इससे हेलो। पहले वाला दिखा ना। ये वाला? हेलो। हाँ सर हो गया सर, अब पढ़ाओ सर। अच्छा, इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे सी पार्ट, सरपेक्स प्रोसेस। सरपेक्स प्रोसेस ये भी बेटा लीचिंग पे बेस्ड नहीं है, नॉट बेस्ड ऑन लीचिंग। अच्छा, लीचिंग पर एक बार ध्यान दो बेटा, ये जो ये वाला प्रोसेस लीचिंग पर क्यों नहीं? क्योंकि यहां पर जब हमने ओर के साथ रिएक्शन कराई तो वाटर में नहीं कराई, इसलिए लीचिंग नहीं। अंडरस्टैंड? लीचिंग का मतलब डिसॉल्व आउट। डिसॉल्व कब होगा? एक्वस फेज में, है ना बेटा। यस सर। इसलिए लीचिंग नहीं है। ओके, सरपेक्स इसमें बेटा क्या करते हैं कि व्हाइट बॉक्साइट हम हीट करते हैं कोक के साथ इन द
in the atmosphere of nitrogen, white bauxite is heated with coke in the presence of N2 gas. ठीक है ना? तो सबसे पहले क्या होगा बेटा, देखो ये हुआ Al2O3 प्लस कोक प्लस N2। इसके प्रेजेंस में मैं इसको हीट करूं लगभग 1500 डिग्री सी से लेके 1600 डिग्री सी के आसपास। तो जानते हो क्या होगा बेटा, ये कोक क्या करे, कोक का क्या मतलब कार्बन, ये कोक क्या करेगा, Al2O3 को रिड्यूस कर देगा एल्यूमिनियम में और अपना कन्वर्ट हो जाएगा CO में, कार्बन मोनोऑक्साइड में। और जो एल्यूमिनियम बनेगी वो एल्यूमिनियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके बना लेगी एल्यूमिनियम नाइट्राइड बना लेगी। रिपीट कर रहा हूं मैं, कोक ने Al2O3 को रिड्यूस किया एल्यूमिनियम में और एल्यूमिनियम ने नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके बना ली एल्यूमिनियम नाइट्राइड और बन गया CO। और जो सिलिका की जो इम्प्योरिटी थी बेटा, ये भी सिलिका कोक के साथ रिएक्शन करके बन गई सिलिकॉन N+CO। और फिर ये जो एल्यूमिनियम नाइट्राइड बना, इसकी रिएक्शन हम स्टीम के साथ करा देते हैं, हाइड्रोलिसिस करा दिया स्टीम, तो यहां बन गया क्या, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया बन गया। तो अमोनिया एज ए बाई प्रोडक्ट मिल रहा है ना बेटा, सरपेक्स प्रोसेस में अमोनिया एज ए बाई प्रोडक्ट मिल रहा है, बाई प्रोडक्ट। यानी अमोनिया ऑब्टेन करने के एक मेथड ये भी हो, और इसके बाद इसको हम 1000 डिग्री सी पर हीट करते हैं तो बन जाएगा Al2O3 अल्फा। तो मैं फिर आपसे कहूंगा कि मैंने 3 मेथड बताए हैं, लेकिन आप बेयर प्रोसेस पे ज्यादा फोकस करना। ये जो मैंने प्रोसेस लिखा, इसी के साथ साथ आप एनसीईआरटी को जरूर रीड कर लें, और एनसीईआरटी से आप जो है एक फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस, कंसंट्रेशन जरूर पढ़ लेना बेटा। हाँ आप बताएं सर, इसमें नाइट्रोजन क्यों यूज किया? ताकि एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करके एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनाएगा, नाइट्राइड बनाएगा तो क्या होगा, हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, और हाइड्रोक्साइड से Al2O3 बनाएंगे, Al2O3 आयनिक है और इसी आयनिक से हम इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करा पाएंगे। और कोई तरीका नहीं बेटा एल्यूमिनियम को करने का। ये भी हम आगे बताएंगे कि एल्यूमिनियम के लिए हम इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ही क्यों यूज करते हैं। अच्छा, क्योंकि हमें अल्टीमेटली ऑक्साइड बनाना है बेटा। तो ऑक्साइड कैसे ऑब्टेन करेंगे, हाइड्रोक्साइड से। हाइड्रोक्साइड कैसे ऑब्टेन करेंगे, हाइड्रोलिसिस से। हाइड्रोलिसिस किसका होगा, नाइट्राइड का होगा, ऐसे। यस सर। ठीक, इसको बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ूं। तो बेटा कंसंट्रेशन मेथड खत्म हुआ, अब मैं आपको बता देता हूं रोस्टिंग और कैल्सिनेशन क्या है। सर ये रिएक्शन से याद रखनी है? बिल्कुल नहीं बेटा, रिएक्शन बिल्कुल नहीं याद रखनी, क्योंकि पेपर में मेटलर्जी में रिएक्शंस नहीं पूछी जाती। मेटलर्जी में आपसे पूछा जाएगा कि उसमें क्या बना था, कौन सा प्रोसेस था, है ना। और एडवांस में तो आता नहीं, मींस में बहुत सिंपल पूछते हैं। तो इसीलिए मैं कहूंगा सरपेक्स और हॉल्स बस नाम याद कर ली, भाई ये नाम है, ऐसा है, बस ज्यादा मत परेशान हो। बेयर प्रोसेस इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी में बेटा है ना। यस सर। अब मैं आगे, हाँ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट मेटलर्जी की जो थर्ड स्टेप है कन्वर्जन ऑफ concentrated ore into metal oxide। ठीक बेटा, एक कहलाता है यहाँ पे कैल्सिनेशन या रोस्टिंग, बता देता हूं। रोस्टिंग
और यहाँ पे कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन, ठीक, ओके। बेटा कुछ बहुत रोस्टिंग और कैल्सिनेशन के बारे में आपने पढ़ा होगा इससे पहले, क्यों? सर हाँ, पढ़ा था ना? यस सर। क्या होता है बताओ? रोल ऑफ एयर। सर एक में एक्सेस में ऑक्सीजन रहती है, एक में लिमिटेड अमाउंट। और सर एक में सल्फाइड यहाँ निकाला पे जाता है और एक में कार्बोनेट। कैल्सिनेशन, ओके। देखिए पहला यहां पर क्या होगा, फर्स्ट कैल्शियम। देखिए रोस्टिंग किसके लिए होता है? रोस्टिंग होता है सल्फाइड ओर के लिए, है ना? तो सल्फाइड भी है। ये जो आज के एक बार दरवाजा बनते नहीं, ये लोग आजकल प्रचार बहुत कर रहे हैं ना उसका। वाले सर की क्लास में भी आए थे। सर आप भी बिहार से हो? हेलो, यस सर। हेलो, हाँ हाँ बेटा, रोस्टिंग जो है वो होगी किसके लिए? सल्फाइड ओर के लिए। किसके लिए कराते हैं? सल्फाइड ओर, सल्फाइड ओर के लिए कराते हैं, ऑक्साइड ओर्स के लिए कराते हैं, ठीक है ना? उन ऑक्साइड ओर के लिए कराते हैं जिनमें सल्फर, आर्सेनिक, एंटीमनी की एलिमेंटल इम्प्योरिटीज हो, है ना? ठीक है, हेलो, हाँ। तो रोस्टिंग हम उनके लिए कराते हैं जिनके वाले सल्फाइड ओर्स या उन ऑक्साइड्स ओर्स के लिए कराते हैं जिसमें सल्फर, आर्सेनिक और एंटीमनी की एलिमेंटल इम्प्योरिटीज होती है, ठीक है बेटा? और कैल्सिनेशन किसका कराते हैं? कार्बोनेट्स। कार्बोनेट ओर्स हो, बेसिक कार्बोनेट्स हो, हाइड्रोक्साइड्स हो, हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स हो या हाइड्रेटेड मेटल हैलाइड्स। तो ये हम लोग कराते हैं किसके लिए? फॉर सल्फाइड ओर्स and oxide ores containing elemental impurities of sulfur, arsenic, antimony. For carbonates, And basic oxide carbonates, oxygen ores, hydrated metal oxides, hydroxides, and hydrated मेटल हैलाइड। एक तो ये तय हो गया, ठीक। अब दूसरा पॉइंट नंबर 2, रोस्टिंग में करते क्या है बेटा? रोस्टिंग में सल्फाइड ओर को, कंसंट्रेटेड सल्फाइड ओर को हम एयर की प्रेजेंस में हीट करते हैं एट ए टेम्परेचर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, यानी इतना हीट करते हैं कि वो मेल्ट ना करे, ठीक है ना?
और इसमें क्या करते हैं कैल्सिनेशन में, ओर इज हीटेड इन द एब्सेंस और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। ठीक, हीटिंग of concentrated ore in free supply of air, है ना, below melting point, below melting point, heating of concentrated ore in free supply of air below melting point, इसमें आएगा heating of ore in absence or limited supply of air। ठीक, तीसरा क्या होता है जब सल्फाइड ओर को हम रोस्ट करते हैं, इसमें क्या होता है बेटा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, वाटर वेपर्स निकलेंगी, इसके अलावा जो और वोलेटाइल ऑक्साइड्स हैं वो भी बनेंगी। इसमें जो ऑर्गेनिक मैटर होगा, ऑर्गेनिक मटेरियल होगा, उसका कंबशन होगा। जैसे मान लिया ओर के साथ, ओर में मान लिया कोई प्लांट फॉसिल चिपका है या और कोई फॉसिल चिपका हुआ, तो वो क्या होगा बेटा, बर्न हो जाएगा, है ना। और कैल्सिनेशन में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर वेपर्स, ये इवॉल्व होंगी। ठीक है, उसमें ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज्ड होगा, डिकम्पोज्ड होगा। क्यों? क्योंकि वहां हीट, वहां एयर ज्यादा तो है नहीं। अगर एयर है तो वहां पर क्या होगा, अगर मान लिया जो एयर है तो एयर में क्या होगा, बर्न करेगा जो, लेकिन बर्न बहुत पार्शियल बर्निंग होगी। ओके, सल्फर डाइऑक्साइड, AS2O3, Sb2O3, H2 vapors are evolved and organic matter is burnt। ठीक है ना। इसमें बेटा क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स are evolved and organic matter is decomposed and partially burnt। ओके, और पार्शियली बर्न्ड होता है। ठीक है ना, पार्शियली बर्न्ड होता है। फिर एक और बेटा बात, इसको बेटा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें सब लोग। हेलो, ले लिया Yes, था। sir. यस ले लिया? अच्छा, फिर चौथा पॉइंट इसमें आता है कि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक है, इट इज एक्सोथर्मिक। ये एंडोथर्मिक है। ठीक है, एक्सोथर्मिक वाली क्या है, एंडोथर्मिक है। ठीक, इसको प्रूफ भी अपन लोग कर सकते हैं। जैसे मान लिया हमने PbS लिया, ये सॉलिड है, प्लस 3/2 ऑक्सीजन, दिस इज गैस, दिस गिव्स PbO, सॉलिड प्लस SO2 एंड गैस, है ना। डेल्टा जी, ठीक है ना बेटा, डेल्टा जी इसका नेगेटिव, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। डेल्टा जी इसका नेगेटिव होना है। ठीक,
और माइनस टी टेम्परेचर हाई है, एंट्रोपी फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रही, कम हो रही। तो यहाँ पर क्या हुआ, एंट्रोपी में क्या हुआ बेटा, माइनस, यस सर, एक इसको हटा देते हैं, यानी डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी लेस देन 0, एंट्रोपी घट रही है। डेल्टा जी लेस देन 0, तो ऑब्वियसली डेल्टा एच विल आल्सो बी लेस देन 0। सही है ना, बताओ। यस सर, एंट्रोपी घट रही है, इसका मतलब टी डेल्टा एस प्लस, यानी टी डेल्टा एस का मैग्नीट्यूड कम होगा एज कंपेरिजन टू व्हाट, डेल्टा एच, डेल्टा एच। है ना, डेल्टा एच से कम पर। इसलिए रोस्टिंग बहुत हाई टेम्परेचर पर हम लोग नहीं कराते, अदरवाइज हो सकता है डेल्टा पॉजिटिव भी हो सकता है। तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। एंड 5th पॉइंट है बेटा, और बिकम्स पोरस, और बिकम्स पोरस, इसमें भी आएगा और बिकम्स पोरस। पोरस समझते हैं आप लोग, जैसे मान लिया, ऐसे सोचिए कि जहां पर और में जहां बेटा सल्फाइड था या सल्फर रहा होगा, जब वहां से निकल गया तो क्या होगा, पोर्स आगे कि नहीं आगे, हेलो, पोरोसिटी आ जाती, यानी उसमें बीच बीच में काफी सारे छेद से हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि जो कंबस्टिबल मटेरियल था, है ना, या डिकम्पोजेबल मटेरियल था, वो जब डिकम्पोज हो जाएगा तो उस जगह क्या होगा, एक वाइट डेवलप हो जाएगा ना। हेलो, इडली जैसे सर, इडली। हेलो, समझ में आ रहा यस नहीं आ सर। रहा? जैसे मान ली ये और है, और यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर ये इस जगह पर मान लिया कुछ सर, आवाज पेनिट्रेट कट रही है, है। सर वॉइस मान लिया लैग हो रही है slot सर। पर- सर आवाज कट रही है सर, थोड़ी थोड़ी। ठीक, ओके ओके, लगता है थकने आई है। 40 आ ही नहीं रही। सर वापस वॉइस लैग ही हो हेलो, लैग हो रही है हेलो, सर। अब अच्छा clear है अच्छा, सर। कोई बात नहीं, आवाज आई ठीक से, आने तो लीव करके छोड़, दोबारा ज्वाइन करा देता हूँ। तो बेटा ध्यान दीजिए, यहाँ पे जैसे मान लीजिए और है ना, तो यहाँ पर ये जो हमने शेडेड बना रखा है, या इस तरीके से यहाँ पे है ये, तो जब हम इसको एयर में बर्न कराएंगे ऑक्सीजन के साथ, तो अब ये जानते हो कैसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ये पोर्स डेवलप हो रहे हैं ना बेटा। जैसे हम कैल्शियम कार्बोनेट ले लें, तो जैसे मैंने कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया, कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया, अब मान लीजिए इसको मैं हीट करता हूं, तो यहाँ क्या बचेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बचेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बचेगा। तो बाकी ओर्स यहाँ पर क्या हो, जो कार्बोनेट डिकम्पोज हो गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई, तो वहां पर क्या होगा, पोरोसिटी आ जाती है बेटा, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे पोर्स का डेवलपमेंट होता है। तो ये पार्ट स्टूडेंट खत्म हुआ। इसके बाद अब मेटलर्जी का चौथा स्टेज पर हम लोग आ गए। हेलो, इसको सर बेटा अगले ले लें। लेक्चर में। नेक्स्ट क्लास सर, नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास अब भी हेडिंग, अरे भी हेडिंग तो डलवा दें, हेडिंग तो डलवा दें, क्या क्या होगा इसमें। नहीं सर, नेक्स्ट क्लास सर। सर हेडिंग डाल के क्या फायदा है सर, मिटाना ही है। ले लो सर, ले लो। नहीं नहीं, वो डायरेक्ट अभी तो टाइम भी हो रहा है। आपको, है ना। 4th, इसमें मैं वो बता देता हूँ क्या हमको कराना है ना। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आएगा रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ metal oxide to free metal, or reduction of concentrated ore into free metal। ठीक, इसको हम, इट कैन बी
be carried out by first beta A, chemical methods, B में आ जाएगा यहाँ पे सेल्फ रिडक्शन और ऑटो रिडक्शन, और एयर रिडक्शन। C, electrolytic reduction, D, electrolytic hydrometallurgy, metal displacement मेथड। देखो ये जो बेटा पहले दो है ना, ये पायरोमेटलर्जी में आएंगे, पायरोमेटलर्जी, और ये आएगा इलेक्ट्रोमेटलर्जी। और ये आएगा हाइड्रोमेटलर्जी। तो बेटा ये डी वाला पार्ट तो मैं समझा चुका हूं, है ना। डी वाला पार्ट आज हमने बता दिया। अब एबीसी में हमको सिर्फ ए और बी पढ़ाना है। जब हम ए पढ़ाएंगे तो सी अपने आप उसमें आ जाएगा। तो इसमें दो मेथड पढ़ाने हैं और केमिकल मेथड हम लोग स्टार्ट करेंगे। और केमिकल मेथड में हम लोग सबसे पहले बेटा पढ़ेंगे एलिंगम डायग्राम, है ना बेटा। क्या पढ़ेंगे यहाँ पे? एलिंगम डायग्राम पढ़ेंगे। और हाँ, डायग्राम पढ़ेंगे और उस एलिंगम डायग्राम में आपको कई मेथड हम आपको बताएंगे। जैसे मान लिया रिडक्शन बाय कार्बन हो गया, है ना, रिडक्शन बाय थर्माइट रिडक्शन हो गया, हाइड्रोजन रिडक्शन हो गया। 4 मेथड हैं इसमें। तो एलिंगम डायग्राम हम आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर। तो इसलिए अब के हाँ नेक्स्ट लेक्चर ही आएगा, क्योंकि कई सारी चीजें सीरीज से जुड़ेंगी। तो केमिकल मेथड अगले क्लास में। और तो यही दो ए और बी मेन मेथड बताने, इसके बाद सी अपने आप उसमें आएगा। डी में बता चुका हूँ। और ये खत्म होने के बाद फिर रिफाइनिंग आएगा। और रिफाइनिंग 2 लेक्चर में रिफाइनिंग खत्म हो जाएगा। और इसमें मुझे लगता है कि 2 लेक्चर 2 या 1.5 लेक्चर लगेंगे इसमें। अभी तक आपने जहाँ तक पढ़ा दिया है ना, वहां तक शीट के हिसाब से 4 पीटी हो चुके हैं। हाँ, तो कर डालो बेटा उनको। ओके ठीक है सर। ना, उनको कर डालो। ओके मतलब अभी जो है, चलो ठीक है। शीट नहीं है सर। टाइप ऑफ रिएक्शन शीट का आज नहीं है नया तो लेक्चर देखो। है। सर, शीट पीडीएफ के फॉर्म में मेरे पास तो है, आपको भेज दूं? मेरे हाँ, पास भी है मेरे सर। भेज दो या आप आपस में सर शेयर को कर लो भेज दे, मेरे को, सर भेज दे। या फिर ऐसा करूंगा मैं इंस्टीट्यूट से बोल के ग्रुप में भिजवाता हूँ। यही हाँ करूँ। सर, वैसे ही करवा। हाँ, इंस्टीट्यूट को भेज के मैं कह दूं इनको ग्रुप में ही डाल दो, है ना। तो ठीक है बेटा। ओके सर। ओके ओके ओके। आज लेक्चर भी आ गया सर आपका 11th लेक्चर आ गया होगा, उस पे आया होगा डिस्प्रपोर्शनेशन पे। हाँ नहीं, सर। इधर वीक में 3 लेक्चर में दे रहा हूँ इस समय। डिस्प्रपोर्शनेशन हमने उस पे दे दिया आज। अच्छा, तो इस लेक्चर से समझ में आ रहा है तुम लोगों को? हाँ सर। हाँ तुम लोगों ने पढ़ा था यस तो सर, समझ- आ रहा है सर, हाँ सर। आ रहा है सर। उसमें थोड़ा ब्रीफ में बता दिया फटाफट। ब्रीफ क्या मतलब, फिर भी बहुत अच्छा है ना। सर अच्छा फटाफट बता। समझ में। हाँ, ठीक है सर, थैंक यू सर। तो ठीक है बेटा। ओके सर होमवर्क क्या है सर? गुड। होमवर्क है एक्सरसाइज 1 में 16 से लेके हमने कितना बताया? 45 30 क्वेश्चन है। 45 45 और एक्सरसाइज 1 खत्म होने के बाद, देखो सुनो, एक्सरसाइज 1 खत्म होने के बाद मैं स्टार्ट करूंगा मेटलर्जी का डिस्कशन। ठीक है बेटा, मेटलर्जी। यस। ओके डियर स्टूडेंट, गुड ओके नाइट। सर, बाय सर, थैंक यू सर, बाय, गुड नाइट। बाय सर।